हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबल स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के विषय साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र के सेट 2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। अगर आपने सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल इस प्रकार है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है r बराबर f बटा 2, ऑप्शन बी है f बराबर r बटा 2 और ऑप्शन सी है r बराबर f और d है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा f बराबर r बटा 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी या दर्पण की फोकस दूरी होती है r बटे में 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है उसकी फोकस दूरी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, वाहनों के पथ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण, यानी कि वाहनों को पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा और ऑप्शन नंबर सी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। सीधा अगर अवतल दर्पण है तो उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, यानी कि आभासी क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि सीधा बनता है। लेकिन अगर वही उत्तल दर्पण में अगर देखेंगे तो उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है और क्या बनता है? उल्टा बनता है और आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा? यानी कि f बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? r बराबर निकालना है। यानी कि f बराबर होता है r बटे में 2 होता है, यानी कि हमको r का मान निकालना है। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, यानी कि f को दुगुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? r का वैल्यू निकल जाएगा। तो यानी कि f कितना है? 12, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा? 24। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण है। अगला सवाल इस प्रकार है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा। यानी कि कोई भी अवतल लेंस है तो उसके सामने कोई भी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? दर्पण के सामने बनता है, यानी कि सीधा बनता है, और आभासी बनता है, यानी कि सीधा और हमेशा आभासी बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, डायोप्टर मात्रक है, तो इसका डायोप्टर किसका मात्रक होता है? तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी कि इसकी फोकस दूरी निकालना है और हमको इसका डायोप्टर दे दिया गया है। तो यहाँ पे
F बराबर होता है, क्या होता है कि 1/P होता है, और हमको P का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। तो ये मीटर में होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो 100 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर आ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। तो आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के रेटिना यानी दृष्टिपटल पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल इसका सही है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे दिया गया समीकरण, यानी कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे 2NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट टूटकर 3 उत्पाद में बट गया, यानी कि यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी, वियोजन सही है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। यानी कि यहाँ पे 4 रासायनिक अभिक्रिया दिया है, इसमें से कौन सी संतुलित है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है इसमें सोडियम कितने हैं, 2 है, इसमें सोडियम कितने हैं, ये संतुलित नहीं है। अगला क्या है, इसमें 4 एल्युमिनियम है, इसमें भी 4 एल्युमिनियम है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 6, यानी कि ये भी सही नहीं है। अगला क्या है, इसमें कॉपर की संख्या कितना है, 2 है, और इसमें कॉपर की संख्या 1 है, यानी कि ये भी सही नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, जिंक, इसमें जिंक की संख्या 1 है, तो यहाँ भी 1 है, कॉपर की संख्या 1 है, तो यहाँ भी 1 है कॉपर की संख्या, और सल्फेट की संख्या पे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे जो PbO है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि PbO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन, यहाँ पे Cu होना चाहिए, Cu यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी कि कॉपर में इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपर का उपचयन हो रहा है और PbO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। यानी कि कोई भी पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट है, किसी चीज का, वो विकृत हो जाती है, यानी कि उसमें विकृत गंध आने लगता है, तो किस अभिक्रिया के कारण होता है। तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपचयन होती है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जब भी हम चूना में पानी डालते हैं तो क्या निकलता है, उसमें से उष्मा निकलती है, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी संयोजन होता है, क्यों, क्योंकि चूने में हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या हो जाता है, वो संयोग कर लेते हैं, यानी कि संयोजन यहाँ पे अभिक्रिया होता है और साथ में उष्मा निकलता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यानी कि जब लोहे की कील है, यानी कि Fe है, और उसमें हम क्या चीज, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 में डालते हैं, तो जब CuSO4 में डालते हैं तो ये लोहा जो होता है वो कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। तो
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूचक है। यानी कि प्राकृतिक सूचक तो दो होता है, एक लिटमस पत्र और हल्दी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है लिटमस पत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। यानी कि वो क्या है, अम्ल को डालते हैं लिटमस पत्र तो लाल हो जाता है। तो यहाँ पे HCl भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है और CH3COOH भी अम्ल है। यानी कि इसको डालेंगे तो लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। यानी कि जो चीनी है यानी कि ग्लूकोज जो है उसको हम लिटमस पत्र पर डालेंगे तो लाल नहीं होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। तो क्रिस्टलीकरण का जल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे, यानी कि 5H2 यहाँ पे जल मौजूद है, तो यानी क्रिस्टलीकरण का जल है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होते हैं। यानी कि अगर जिसमें हाइड्रोजन आयन अगर उपस्थित रहेंगे तो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन जब उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं रहेगा तो अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, पदार्थ ABCD का pH मान दिया है 2, 7, 10 और 14। यह कौन सा पदार्थ इसमें अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है अम्ल होता है। तो 7 से किसका कम है, तो पदार्थ A का pH मान क्या है, 7 से कम है यानी कि 2 है। तो यानी कि इसका पदार्थ A क्या है, वो अम्ल है। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है, A है, सही ऑप्शन A। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है चाइना डिश में रखा गया है, वहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया, यानी प्रकाशीय वियोजन हो रहा है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। यानी कि जो शरीर में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उत्सर्जन कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। यानी कि जल में ऑक्सीजन पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जब ये यौगिक टूटता है तो वो ऑक्सीजन में बदल जाता है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है। तो अमीबा प्राणी समभोजी पोषण विधि से पोषण करता है। यानी कि ये क्या करता है, जब जो अमीबा होता है ये कोई भी भोजन होता है उसको पूरा क्या कर जाता है, निगल जाता है। अगला सवाल यहाँ पे लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। तो जो पाइरूवेट होता है, पाइरूवेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो जो पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है।
यानी कि कोई भी समष्टि को अपनी अस्तित्व को बनाए रखना है तो जनन प्रक्रिया को अपनाते हैं, यानी कि जनन करेंगे तभी उसका वंश क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और उसका अस्तित्व वहाँ पे बना रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, दिया गया चित्र किस प्रकार की जनन को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो चित्र है कि कोई भी जीव है वो टूटकर कई भागों में बढ़ जाता है और उसका सभी भाग बढ़कर क्या जाता है, एक नए जीव का रूप ले लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरुद्भवन। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो परागकण जो होता है, जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है, उसे क्या कहते हैं, परागकण। अगर वो उसी पौधे में होता है तो उसे स्वपरागण बोलते हैं, और अगर दूसरे पौधे में जाता है तो उसे परपरागण कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे दिया है कि भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है। तो जो भ्रूण को माँ के एक प्लेसेंटा से पोषण मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से उसके जो रुधिर से उसको पोषण मिलता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता क्या है। तो उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता यही कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी कि कम मात्रा हो लेकिन उसका ऊर्जा उसमें से अधिक मात्रा में निकले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। अगला सवाल दिया हुआ है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए कम से कम, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर पर घंटा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समाप्य ऊर्जा, यानी कि वो कौन सा ऊर्जा है जो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस समाप्य ऊर्जा है, कोयला क्या है, समाप्त हो जाएगा। सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये समाप्त ऊर्जा नहीं है, ये असमाप्य ऊर्जा है। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।